जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो ये है जेएसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट पेपर थर्ड का फुल टेस्ट है। बता दें, एक सेट 1 मैं करवा चुका था और ये सेट 2 है। और ये इसमें सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें कुल टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा डिस्कशन नहीं कर पाया था पिछले सेट में, और इस सेट में मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सोच रहा था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन 1 घंटे का वीडियो था। तो चलिए इस सेट को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ हुए मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मंजिल ज़रूर मिलेगी। यदि आप अपने मेहनत को लगातार चालू रखते हैं तो आपको मेहनत ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, झारखंड और जीएस और मैथ और रीजनिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सीजीएल का सेट है। किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है? तो साइप्रस, डेनमार्क, चेक गणराज्य, क्रोएशिया। तो किसकी जो है राजधानी कोपेनहेगन है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। बता दें कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी मुद्रा कौन सी है? क्रोन है। इसकी मुद्रा कौन सी है? क्रोन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 15, 17, 16 या 19। तो 16 राज्य जो हैं सो हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और जबकि यदि बोलेगा कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई थी? तो केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? तो बता दें कि वोट फॉर होम जो है ये शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य में। कहाँ शुरू किया गया था? कर्नाटक राज्य में। इस प्रक्रिया में लगभग 8900 व्यक्तियों द्वारा चुना गया था। 8900 व्यक्ति इसमें वोट दिए थे। और यह जो वोट दिया जाता था तो वैसे व्यक्ति के यहाँ जाता था वोट फॉर होम के लिए जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं। जो 80 वर्ष से ऊपर के होते थे उसी को, और जो विकलांग रहते थे उन लोगों के लिए वोट फॉर होम का पहल शुरू किया गया था कर्नाटक में। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा? यूएसए है, यूके है, बांग्लादेश है या भारत है? तो आपको बताना है कि कौन सा देश है। तो ये है यूएसए, ये जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह तो था 2023 के जल सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये तो जानते हैं कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है। देवनागरी लिपि इसे कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 22 नवंबर 1946 या 24 नवंबर 1952। तो इसे कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 46 है। कितना है? 46। बता दें कि ये जो होता है प्रत्येक विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये हो गया था, सॉरी 46वां है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, अजय ने 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो इमारतें बनाई जाती थी उसे कुव्वत उल इस्लाम व कुतुब मीनार था। इसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम, और इसे बाद में कुतुब मीनार कर दिया गया। और इसका निर्माण जो था 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ कराया गया था? अजमेर में कराया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जिससे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। अगला है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो किसके शासनकाल में? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। बता दें कि एक ऐसे राजा थे जो किसी के भी चित्रकारी को छूकर, उकेरे हुए उसे छूकर और वह
चित्रकार का नाम बता देते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंध नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द हॉली फैमिली या हिंद स्वराज। तो कौन सा जो है ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया, तो द हॉली फैमिली जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हरिजन और हिंद स्वराज ये तीनों पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? तो रिपन था, मेयो था, या फिर लिटन था, या कर्जन था। तो कौन था? रिपन था। लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव किया गया था, और ये कब किया गया था? तो 1882 में, 1882 के काल में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। लॉर्ड रिपन को ही भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांस हैं। पहला 11वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, या मद्रास अधिवेशन में। तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। पूर्ण स्वराज की शपथ जो है लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, और लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और यहीं पर जो है सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस को मनाने जाने की निश्चय किया गया था। सबसे पहले यदि पूछा जाएगा कि कब, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया था, निश्चय किया गया था, लेकिन मनाया नहीं गया था। मतलब खाली केवल क्या घोषणा कर दिया गया था। तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, आप उससे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और झारखंड से रिलेटेड CGL के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। बता दें ये दूसरा सेट है, पहला सेट मैं करवा चुका हूं, और इतना एक्सप्लेनेशन नहीं था उसमें, और ये इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और हर एक चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतनाट्यम जो है सो कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी, कच्चा पुड़ी आप अंधेरा में रहिएगा तब खाइएगा। कथकली केरल का हो जाता है, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाता है। यानी ए का 4, तो ए का 4 जो है ऑप्शन नंबर ये में है, अर्थात 12 का ये आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल जो है जिसकी राजधानी कहाँ है? कलकत्ता है। किसकी राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। और ये इसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3 या 4? तो 3 देशों के साथ लगती है। अब बता दीजिए कौन कौन सा देश पे लगता है? तो बांग्लादेश, नेपाल हो गया, और आपका कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और भूटान हो गया। यही 3 देशों से जो है पश्चिम बंगाल अपनी सीमा को साझा करता है। बता दें पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और इसके अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं इसकी कोलकाता की मुख्यमंत्री। अगला है, मृदा की लवणता मापी जाती है तो किसमें? चालकता में मापी जाती है, आर्द्रता में मापी जाती है, या फिर साइक्रोमीटर से मापी जाती है, या फिर वृद्धि मापी से मापी जाती है? तो यह चालकता मापी से मापी जाती है। ये किससे मापी जाती है? चालकता मापी से जो है ये मापी जाती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, उपरोक्त सभी। तो किसको कहा जाता है ये बताना आपको। तो ये से कहा जाता है सभी को, मतलब क्या चाहिए? पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। जैसे पश्चिमी घाट को भी, पूर्वी हिमालय को भी, पश्चिमी हिमालय को भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी तो किसमें? पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो हरित क्रांति कहाँ सफल रही थी? तो ये सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सफल रही थी। अब बता दें हरित क्रांति का जो उद्भव हुआ था 1966 से 67 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 से 67 ईस्वी में। और यह कहाँ हुआ था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफल रहा था। अगला है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये कहा है, नौसैनिक है, तैलीय बंदरगाह है, या फिर नदीय बंदरगाह है, या प्राकृतिक बंदरगाह है? तो यह नदीय बंदरगाह है। कोलकाता कैसा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मांग यानी BODs होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। 50 ppm यानी पार्टिकुलेट मैटर कुछ होता है इस तरह कर से, या फिर 100 ppm होना चाहिए या 200 ppm होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। ppm क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन मांग होना चाहिए, तो ऑक्सीजन मांग होना कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का विकास पर, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी पर ये जो किसी देश का आर्थिक विकास तय करता है। अगला है मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन, माल का निःशुल्क संचलन, माल का सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, या निःशुल्क व्यापार। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माल के सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान जो है ये मुक्त व्यापार है। और इसमें जो है ये जो है सर्वप्रथम ये एडम स्मिथ जो है 1776 ईस्वी में, कब? 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ द्वारा, किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में इन सारी बातों को चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वाणिज्य मंत्रालय, CSO के द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या आर्थिक मामलों का मंत्रालय के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना के प्रारंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो अनाच्छादित जो वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 6 या फिर 7 या 5 या 3। तो ये 3 वर्ष होती है। पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो 3 वर्ष, यानी काम करने की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष ही होती है। एक वर्ष केवल प्लान किया जाता है और दूसरे वर्ष लास्ट के ईयर्स मतलब वर्ष में इस पर क्या किया जाता है? इस पर चर्चाएं की जाती है कि क्या चीज़ की जाती है? सॉरी, ये इसका क्या हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। तीसरा है न्यायिक समीक्षा या और संघीय प्रणाली। चौथा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? संप्रभुता, भूभाग अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली जो है 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन होता है ये बताना? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति होती है? तो यह आकलन समिति होती है, परवर समिति होती है, या लोक लेखा समिति होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है लोक लेखा समिति। कौन होती है? लोक लेखा समिति। अब बता दें कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एक और होता है प्राक्कलन समिति और एक होता है लोकलेखा समिति, इसे जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परामर्शदात्री समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है? अजय माथुर, सुधा मूर्ति, असीम चावला, सैयद अकबरुद्दीन। तो इसके जो है लेखक कौन है? तो सैयद अकबरुद्दीन है। कौन है? सैयद अकबरुद्दीन।
और जो इस इंडिया वर्सेस यूके जो पुस्तक है इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके पीछे के सारे उनके पीछे के जितने भी पर्दे के पीछे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, तो ट्राइसेम है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो गगनयान को कब लॉन्च किया गया है, 2022, 2025, 2023 या 2024, तो गगनयान को 2023 में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तो ग्रामीण विकास के लिए कौन सा नहीं है, ट्राइसेम नहीं है, या क्राय नहीं है, या JRY नहीं है, IRDP नहीं है, तो ये क्राय नहीं है। क्राय जो है सो ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। इसमें जो है CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू है, इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, और इसमें जो है बाल अधिकारों के संबंधित योजना है, जबकि अन्य योजनाएं सभी ग्रामीण विकास के लिए हैं। और अन्य योजना क्या है, सभी ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन क्राय जो है बाल संरक्षण के लिए यानी बाल अधिकारों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो बता दें कि पलामू है, चतरा है, धनबाद है या लोहरदगा है, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। बता दें लोकसभा क्षेत्र कितना है, 14, और राज्यसभा का सीट कितना है झारखंड में, तो 6 हैं। और कुल टोटल यदि बोलेगा तो कुल टोटल संसदीय क्षेत्र 20 हैं, 20 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें 14 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से। अगला सामान्य विज्ञान से आने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। सामान्य विज्ञान में जो है सो 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके CGL एग्जाम में, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सौर प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 4, 5, 6, 7, बहुत ईजी सवाल था, तो ये 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंग कौन कौन से हैं, VIBGYOR, इसका होता है विबग्योर, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड होता है। और सबसे अधिक बोलेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य तो रेड का होता है, और सबसे ज़्यादा झुकाव बोलेगा तो नहीं वायलेट यानी बैंगनी का होता है, बीच का कलर बोलेगा तो ग्रीन का होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा साबित होगा। 3D फिल्में देखने के लिए उपयुक्त चश्मे में होता है द्विफॉक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइड, तो पोलराइड होता है, क्या होता है, पोलराइड होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम पारगमन शक्ति कौन सी होती है, न्यूनतम पारगमन शक्ति कौन सी होती है, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण, तो ये अल्फा किरण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम पारगमन शक्ति किसकी होती है, अल्फा किरण की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से G का छोटा g का मान, G का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है, तो G का मान क्या है, तो 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास 9 का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है जो हमारे घड़ी के स्प्रिंग में है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तांबा से, निक्रोम से, सीसा से या टंगस्टन से, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये रहता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है, तो बिजली के बल्ब में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस भरा रहता है, एल्युमिनियम, पारा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा क्या भरा रहता है, आर्गन, क्या भरा रहता है, आर्गन। ऐसे ही भरा जाता है आर्गन, और नाइट्रोजन गैस भी रहता है, लेकिन आर्गन का प्रतिशत 93% रहता है, और जो नाइट्रोजन का प्रतिशत रहता है वो 7% रहता है। कितना परसेंट रहता है, 7% रहता है। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, तो अमलगम में क्या रहता है, एल्युमिनियम, पारा, तांबा या जिंक, तो पारा रहता है, क्या रहता है, पारा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है, तो बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर, बालू, सल्फर या सोडा, तो क्या हो जाएगा, बालू, सोडा या चूना पत्थर जो है कांच के लिए उपयुक्त सामग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40,
आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कौन सा गैस है जो आग को बुझाता है? तो ये बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है आग को बुझाता है। बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद का आविष्कार किसने किया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रॉजर बेकन, कॉल्ट, CV रमन, डॉक्टर गेटिंग ने। तो कौन किए थे बारूद का जो खोज किए थे? रॉजर बेकन। सीवी रमन। सीवी रमन के जन्म दिवस को 28 फरवरी के दिन हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं CV रमन के जन्म दिवस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो सोडियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम या बेरियम। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है बेरियम के कारण हरा रंग होता है। बता दें स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण क्या होता है? लाल होता है। स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण क्या होता है? ये लाल होता है। स्ट्रांसियम के कारण क्या होता है? लाल। बेरियम के कारण क्या होता है? हरा होता है। सोडियम जो होता है, सोडियम लवण के कारण पीला होता है, सुनहरा पीला। क्या होता है? सुनहरा पीला होता है। और फिर एक और आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है, स्ट्रेट है, या तो फिर इसमें से कौन सा हो जाएगा 43 का? तो ये हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? लौह, रजत, तांबा या स्वर्ण। तो लौह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क को, हृदय को, फुफ्फुस को या वृक्क को? किसकी अवधि को दर्शाता है? तो ये हृदय की गति को दर्शाता है। ECG किसको? हृदय की गति को दर्शाता है। ICG का होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, वो कौन सा है? तो ये श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पेट्रोल का जलना या वनस्पति का वायवीय क्षय। तो प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन एस्कॉर्बिक एसिड या प्रोटीन या लिपिड। तो किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है वायरस। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का क्या बना रहता है? वायरस बना रहता है। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था ओपेरिन ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने या हैकल ने। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो कैफीन नहीं है, पिपेरिन नहीं है, निकोटीन नहीं है, सैक्रीन नहीं है। तो कौन सा जो है पादप उत्पाद नहीं है? तो ये है आपका सैक्रीन। क्या है? सैक्रीन जो है पादप उत्पाद नहीं है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो शाक्य पादप डॉक्टर किसे कहते हैं? आंवला को, तुलसी को, नीम को या आम को? तो तुलसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। अब देखते हैं मैथ के 20 सवाल करते हैं, उसके बाद रीजनिंग के 20 सवाल करके और फिर हम पुनः आगे झारखंड के क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मैथ के। तो मैथ के 20 सवाल रहते हैं, तो उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है और इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा? ये 1 होगा, 0 होगा, 4 आएगा या 5? तो ये 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? क्योंकि ये जो 1632 है इसको पहले 4 से भागा दीजिए। यदि ये 4 से कट जा रहा है और इसका शेषफल यदि 0 आ जाए तो उसके पावर को हम 4 लिखते हैं। तो देखिए इसका 1632 कट जा रहा है, सभी मतलब शेषफल है 0 आ जा रहा है, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे? 4। 3 के पावर क्या लिखेंगे? 4। देखिए बनाए हुए हम 3 के पावर 4 लिखे, 4 के पावर 4 और 5 के पावर 4। तो 3 के पावर 4 कितना आएगा? 81। 4 के पावर 4 का 256 और 5 के पावर 4 का लिखेंगे 625। और फिर देखिए इकाई अंक 1, 6 और 5। तो 6 5 30, अगर इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? दो संख्याओं का अंतर 5 है। कितना है? दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 336 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपका 37। और कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं बनाया हुआ हूँ। दो संख्याओं का अंतर कितना दे दिया? x - y बराबर 5 और एक्स वाई का मान कितना दे दिया? 360। x + y का मान पूछा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर + 4ab भी होता है।
अब कैसे होता है ये भी बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख दिए और फिर यहाँ प्लस 4xy है, तो ये कट के क्या होगा, 4 में 2xy गया तो 2xy बच गया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उस तरह से बैठाएं, x प्लस वाई का मान निकालना था, 5 का स्क्वायर किए, एक्स माइनस वाई के जगह 5 बैठाएं, 4 और एक्स वाई का मान 336 है, तो 25 प्लस 1344 कितना हो गया, 1369। 1369 का वर्गमूल कितना, 37 होता है। कितना होता है, 37 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन, ये का मान निकालना था, तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर 162 गुने रूट अंडर 512। तो इसको देखिए कैसे बनाए हैं, पहले एक को ए स्क्वायर को गुना कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, अब फिर इसे तोड़ते हैं, तो 169 को 2 नवा 18, 18 नवा 62 से 162 आ गया, और 18 64 और 64 हटे 512, तो 9 रूट 2 आ गया, 9 एक निकल गया, रूट 2 यहाँ पे रह गया, 8 गुने 2 रूट 2, एक 8 का कितना हो गया, 2 8 का एक 8 आ गया, और फिर आपका आ जाएगा 2 रूट 2, 8 का 2 दूनी 4 दूना 8, अब 9 यहाँ बाहर निकल के आ गया, 8 ये आ गया और 2 दूना 4, यानी कुल टोटल मिला के 288 आंसर आता है। इसका आंसर कितना आता है, 288। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लघुत्तम समप्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। अब 12 कैसे आएगा, इसमें होता है कि ऊपर का लघुत्तम समप्रत्यय यदि लघुत्तम एलसीएम पूछा है तो ऊपर का लासा बटे नीचे का मासा, तो ऊपर का लासा कितना हो जाएगा, लघुत्तम समप्रत्यय 12 आ जाएगा, और नीचे का महत्तम समप्रत्यय आ जाएगा आपका 1, तो 12/1 अर्थात 12 आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तो 201, 168, 210 या 189। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 189। क्या हो जाएगा, 189। अब कैसे होगा ये बताते हैं कि देखिए 100% का मान कितना दे दिया, 450, यानी कुल अंक कितना दिया है, कितना 450, और 1% का मान हो जाएगा 450/100 और पूछा 42% अंक लाने के लिए कितने लोग सफल होंगे, तो 450/100 गुने 42 काट के कितना आया, 189। आगे क्वेश्चन नंबर 50C, 101 पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ी को 10% की हानि होती है, तो 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 10% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, 16% का हानि होगा या 25% का हानि होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें देखिए 90% का वैल्यू कितना है, 70, 90% का वैल्यू कितना, 70 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 70/90, फिर 100% का हम निकालेंगे, तो 70/90 गुने 100, और फिर बता दिया तो कितना आ गया, इन्हें 80p आ गया, 80 कितना आ गया, सीपी हमारा जो है क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया, क्रय मूल्य 80 आ गया, और विक्रय मूल्य क्या बना है, 96 रुपये में बेचने पर, यदि हम 96 रुपये में बेचने पर तो एसपी हमारा कितना हो गया, 96 रुपया। आप पूछ देखिए 80 रुपये हम खरीद रहा है और 96 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ 16 का, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बाय क्रय मूल्य, तो लाभ कितना 16 का गुने 100 कर दिए, और क्रय मूल्य कितना 80, तो कितना आ गया 20% आ गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने पर 920 रुपये में, लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, फिर बोल रहा है 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपया, 980 रुपया, 960 रुपया या 940 रुपया, तो कितना हो जाएगा ये बताना है। देखिए इसको भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया, क्योंकि ये जो पेन है इससे मैं पूरा अच्छे तरीके से लिख नहीं पाता हूँ, और अच्छे से छोटा छोटा लिखाता नहीं है, तो उसी कारण से मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये कैसा आइडिया है आप जरूर बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या, 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाता है, 920 रुपया, तो 1% का वैल्यू जो है 920/115, बिल्कुल आसान तरीके से बनाए हैं। तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 920/115 गुने 120। देखिए बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से जानते हैं उसी तरीका से हमेशा बनाने का कोशिश कीजिए। तो कितना आ गया, 960 रुपया आंसर इसका आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है, तो ए बी का मान दे दिया 5 ए बी और सी दे दिया, ठीक है। इसका है 5:8, और फिर यहाँ भी 8 ले लेते हैं, और बी सी का 18:25, कितना 18:25, फिर यहाँ 18 ले लेते हैं, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, काट दिए फिर, तो ये कितना आ गया, 9×5 = 45, कितना आ गया
9 पचे 45 आ गया, और ये 18 चौक 72 और 25 चौके 100। पूछा है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो 45:100 कितना आ जाता है, 45:100। तो 45:100 को हम काटेंगे तो कितना आएगा, 5×9 45 और 5 में से 100, 9:20, अर्थात ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 2:3:5 के हैं। यानी 2 अनुपात में कौन सा है, 50 पैसा का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का 3 अनुपात में, और फिर 5 रुपये में 5 अनुपात का सिक्का है। तो बोला है उसके पास कुल रकम 116 रुपया है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो 50 पैसे को 2 अनुपात में है, 1 रुपया 3 अनुपात में, और 5 रुपया 5 अनुपात में है। तो 1 गुना 3 गुना 3 अनुपात में है 50 पैसे, तो 1 गुना 3 गुना एक्स, अब 5 गुने 5 गुने एक्स, और फिर यहाँ 2x/2 किए हैं, क्योंकि यह जो है रुपया में चेंज करेंगे, तो 1/2 इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये दोनों रुपया में ही है, तो 3x गुने 1, और ये फिर 3x गुने 1, और ये हो जाएगा 5 गुने 5x, यानी कुल टोटल 29x आया। 29x बराबर 116, तो x बराबर 4। तो 50 पैसे का मान पूछा कि कितना हो जाएगा मूल्य का, तो 2x बराबर 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, 8 आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 60 क्या कह रहा है, P और Q किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं। Q अकेला इस कार्य को 10 दिन में करता है, तो P अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए इसको मैं बना देता हूँ। जैसे देखिए P और Q क्या करता है, किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कितने 10 दिन में करता है, और P अकेला कितने दिन में करता है, P अकेला जो है, देख लेता हूँ थोड़ा, इसलिए मैं पहले से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ये छूट गया है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो P + Q करता है 6 दिन में, P + Q कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और Q अकेला करता है 10 दिन में। तो ये दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो 6 × 60 और 10 × 60 हो जाता है। तो बता रहा है कि P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए Q का कितना आ जाएगा, Q का जो है एफिशिएंसी आ जाता है 6, और P का एफिशिएंसी, P और Q का आ जाता है 10। तो ये P का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4, P का कितना आ गया, 4 आ गया। तो P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60/4, कुल टोटल 15, कितना आ जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। 60 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 15 दिन में काम को कर लेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, रवि, मोहन और राजेश अकेले किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में करते हैं। तो ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। रवि है, रोहन और राजेश, 10, 12, 15। देखिए रवि है, कौन कौन से हैं, रवि है, राजेश है, और रंजीत है, जो भी है, ये करते हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। बोला कि ये तीनों जो है 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। तो 10 × 6 = 60, 12 × 25 = 60 और 15 × 4 = 60। तो 6, 5, 11, 4, 15, तो 60/15, यानी कुल टोटल इन अधिक तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए एक पाइप है, वो क्या करता है, इसको मैं बना देता हूँ। जैसे P नाम का एक पाइप है, वो 20 मिनट में भरता है, और Q नाम का एक पाइप है, वो 28 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। क्या करता है, खाली कर देता है, खाली कर सकता है। तो फिर बोला है, तो ये कितना 28 मिनट में, तो ये दोनों का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 28 का एलसीएम क्या आ जाता है, तो 4 से लगेगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, चौके कितना आ जाएगा, 35 चौके, 4 × 5 = 20 के 0, बाकी हाथ 3, और 35 चौके बोले हैं ना, तो 4 × 5 = 20 के 0, बाकी हाथ 2, 4 × 3 = 12, 2, 14, 20 × 7 = 140, यहाँ 7 आ गया, और 28
28 गुने 5। तो बोल रहा है कि 7 में भर रहा और 5 खाली कर रहा है। 7 क्या कर रहा है, भर रहा और 5 खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में वह 2 लीटर पानी भर रहा है। तो बोल रहा है कि 140 लीटर भरने के लिए कितना मिनट लगेगा, तो कितना लगेगा 140/2 यानी 70 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 मिनट में पूरा जो है टंकी भर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। बता रहा है कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। तो 10 था, 10 लोगों का औसत उम्र कितना था, 16 वर्ष। कितना था, 16 वर्ष। तो 10 गुने 16 बराबर कितना आ जाएगा, 160। अब फिर क्या आ जाएगा कि 2 व्यक्ति चला गया तो 8 व्यक्ति बच गए। तो 8 गुने 16.25, तो 8 गुने 16.25 आपका इसका कितना मान आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा, 130। तो बोला 2 छात्र छोड़ के चले गए, उसका एज कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 130 बराबर 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताएं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे हैं। एक ही दूरी के लिए दोनों यात्रा कर रहा है। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक देता है, 1 घंटा इसको अधिक समय लग जाता है। तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसको पहले मैं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो दूरी को हम क्या मान लिए हैं, एक्स या तो डी मान लिए हैं। ठीक, सबसे पहले तो एक और राम जो 32 किलोमीटर से जा रहा है और जो लक्ष्मण है वह 40 किलोमीटर से जा रहा है। तो डी/32 कर दिए और फिर दूरी पूछा है तो d/32 माइनस d/40 दोनों का एलसीएम नहीं है तो 1280 आया और यहाँ 8 डी आया तो 160। डिस्टेंस कितना आ गया, 160 किलोमीटर आ गया। आगे क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है त्रिज्या में हम 5% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। अब 5% बढ़ाते हैं तो 5% का मान 1/20 होता है। तो 20 से 400 आया और फिर 1 बढ़ा दिए 21, 21 से 441। तो कितना बढ़ के आ गया, 41 बढ़ के आ गया। तो 41/400 कितना में, 400 गुने 100। अब इसको काटते हैं तो 41/4 आया, यानी 10.25% इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बोल रहा है कि एक तार को मोड़कर एगो क्या वर्ग बनाया जाता है और उसका क्षेत्रफल 484 है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484, तो इससे हम भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 484, भुजा का माना गया 22। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 22×4 88, यानी इसका आ गया कितना, वर्ग का परिमाप 88। अब देखिए क्या चीज बना दिया जाता है, यदि वर्ग को एक वृत्त बना दिया जाए तो 2πr बराबर 88, 2πr बराबर 88, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88 आ गया। आर का मान कितना आया, 14। आर का मान कितना आ गया, 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुने 14 गुने 14, तो 14 दूनी 28 बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाए हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले टुकड़े को काटे गए हैं। शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाले क्यूबाइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबाइड का आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसको देखिए किस तरह से बनाया गया है। देखिए क्या किया गया, 0.25 काटा गया है। तो काटे गए वर्ग की भुजा यदि निकालना रहे तो 0.25 का रूट ले लिए तो 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर घनाभ का आयतन 8 सेंटीमीटर सब जगह से, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारा कितना आ गया, तो 0.5 आ गया। ऊंचाई कितना आ गया, 0.5। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा घनाभ का आयतन। आगे क्वेश्चन है, अर्धवृत्ताकार भूखंड का परिमाप वृत्ताकार यदि एक वृत्तखंड
भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि वृत्त है और एक वर्ग है, तो वृत्त का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। इससे हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो 2πr होता है वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो भुजा का मान कितना आ गया, πr/2। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो इसका क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। πr²/π ये स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, π²/r²/4, π² गुने r²/4। तो इस तरह से काटे तो कितना आ गया, 4/π। 4/π आया तो 4 और पाई का मान 22/7, तो 22 ऊपर चला गया अर्थात 14:11 इसका आंसर आया। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 69। बोल रहा है x² - 4x + 4b के दो समस्थानिकों के हल के लिए b का मान क्या आ जाएगा। तो b जो है सो 1 से छोटा रहेगा। b क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। देखिए इसको हम किस तरह से बनाए हुए हैं। तो इसका फार्मूला था b² - 4ac। तो b² के मान बैठा दिए, b का मान -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने 1 गुने 4b और 0 से बड़ा है तो 16 - 16b अर्थात 1 का मान जो है सो b से छोटा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। tan 45 बटे 1 + cos 45 प्लस 1 + sin 45 बटे cot 45 और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये साधारण सा सवाल है, इसको भी मैं बना के रखा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये इससे लिख नहीं पाता हूँ। तो देखिए tan 45 का मान 1 आता है, +1 बटे cos 45 का मान 1/√2, 1 + sin 45 के 1 + 1 बटे √2 बटे cot 45 का मान 1। अब देखिए इसको हम पहले क्या किए, √2 को ऊपर भेज दिए और √2 + 1, ये आ गया √2 + 1 बटे √2। इस तरह से हल किए तो कितना आ गया, 3 - √2 बटे 2, 3 - √2 बटे 2 इसका आंसर है। कितना, 3 - √2 बटे 2। तो ये हमारे मैथ के सवाल थे। इसके बाद हम रीजनिंग के सवाल करेंगे और इसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद झारखंड। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और आगे मैं आपके जी हाँ दोस्तों, तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन बीच में ऐड आया था, इसके लिए सॉरी। और चलिए आप रीजनिंग के क्वेश्चन को करते हैं।